टॉपिक के साथ, और टॉपिक का नाम है आज का लीज एंड हायर परचेसिंग। तो ये चैप्टर नंबर 4 रहेगा आपका एफएम का। एंड ये चैप्टर ना बहुत सिंपल है एज कम्पेयर टू अदर, बिकॉज इसके अंदर जो नॉलेज होगा वो प्रीवियस आपके सेमेस्टर का नॉलेज थोड़ा लगेगा। आपने कैपिटल बजटिंग का चैप्टर अच्छे से किया होगा, तो ये आपके लिए ये चैप्टर कुछ भी नहीं है, क्योंकि वहाँ डिस्काउंटिंग टेक्निक्स एंड बहुत सारे हमने टाइप्स देखे थे। फिर उसके अंदर किस तरीके से कैश इनफ्लो होता है, कैश आउटफ्लो किस तरीके से होता है, टैक्स शील्ड आपको कैसे मिलता है ऑन डेप्रीशिएशन, ऑन इंटरेस्ट एक्सेट्रा। तो अब उस नॉलेज मतलब वहाँ का नॉलेज अब टेस्ट होने वाला है यहाँ। एंड ऐसा नहीं है कि आपको कुछ पता नहीं है उस टॉपिक के बारे में। मैंने खुद ने आपको एक्सप्लेन किया था। कैपिटल बजटिंग हो गया, फिर कैपिटल स्ट्रक्चर हो गया, तो बहुत सारे टॉपिक मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं। नहीं आ रहा याद तो कुछ नहीं, मतलब पिछले सेशंस जाके देख लेना। एंड कैपिटल बजटिंग का फर्स्ट सेशन जो है ना, जिसके अंदर मैंने आपको डेप्रीशिएशन के ऊपर कैसे टैक्स शीट मिलता है वो एक्सप्लेन किया है। इसी के साथ साथ आई थिंक सो मैंने किसके अंदर कैपिटल स्ट्रक्चर के अंदर मैंने आपको टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट भी शायद बताया है। तो ये 2 सेशंस जो है ना, इसके अंदर इंट्रोडक्टरी पार्ट के अंदर आई थिंक सो मैंने एक्सप्लेन किया है टैक्स शील्ड एंड टैक्स शील्ड ऑन डेप्रीशिएशन, टैक्स शील्ड और इंटरेस्ट। तो ये 2 बहुत सारे बेसिक्स यहाँ मतलब उनका यहाँ बहुत यूज़ होने वाला है। तो वो अगर आपको अच्छे से आते होगे तो अच्छी बात है, एंड अगर आपको नहीं आते होगे तो फिर ठीक है ना, कुछ नहीं, जैसे जैसे आते रहेंगे कंसेप्ट मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आज का टॉपिक है हमारा लीज एंड हायर परचेसिंग। तो इंट्रोडक्टरी है पार्ट, तो आपको तो पता ही है, आपको सिर्फ देखना है और मुझे सिर्फ एक्सप्लेन करना है। तो फटाफट शुरुआत कर लेते हैं कि किस तरीके से ये प्रोसेस होती है। तो देखो, बैंक के अंदर क्या होता है, बैंक में बिजनेस हाउस की बात की जाए तो ये बिजनेस है मेरा। थोड़ा बिजनेस को थोड़ा डार्क कलर लेती हूँ यार। तो ये मेरा बिजनेस है, बहुत सही है, मतलब बिजनेस लग नहीं रहा है ये बोलते रहे किसी की कुटिया लग रही है। हम लोग मेरे बिजनेस है। चलो मैं बंगलो बनाती हूँ बिजनेस की जगह, अच्छा सा बंगलो। डबल बेड, ओके, डबल बेड नहीं, एक्चुअली डबल मतलब 2 माल का मेरा बंगला है, बहुत सारे दरवाजे हैं एंड विंडोज ही विंडो। और इसके अंदर एक बहुत नहीं, मैं स्टोरी थोड़ी बोल रही हूँ, सॉरी ये अपना मतलब ये मेरा बिजनेस है, और इस बिजनेस के अंदर बहुत सारी मशीनरी है। और थोड़ा टॉपिक के ऊपर मतलब आ जाते हैं। तो ये मेरी बिजनेस है, इस बिजनेस के अंदर बहुत सारे मतलब ये मेरे अंदर के पॉइंट्स है जहाँ मेरी मशीनरीज है। और यहाँ मतलब नॉर्मली होता है ना, मतलब फैक्ट्री के ऊपर से यहाँ से वो पॉल्यूशन निकलता है। तो ये मेरी फैक्ट्री है, फैक्ट्री के अंदर बहुत सारी मशीनरीज मुझे यूज़ होने वाली है। और अभी मैंने समझो बिजनेस अभी के अभी डाला है, मतलब अभी के अभी इन सेंस की लाइक मैंने 4-5 दिन पहले बिजनेस डाला है। एंड मैंने डिसाइड किया है कि भाई मुझे जितना मेरे पास अभी मेरे पास 50 लाख रुपीज़ ही है, मेरे पास 50 लाख रुपीज़ ही है। अब मेरे पास 2 चॉइस है, या तो ये 50 लाख में पूरा का पूरा फिक्स एसेट में लगा दूं ताकि मैं मशीन परचेज कर लूं, एंड या मैं क्या करूं, 50 लाख की जो अमाउंट है वो मैं मतलब मैं अपने प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर यूज़ करूं, एंड फिक्स एसेट के अंदर लगने वाली अमाउंट जो है वो मैं कहीं ना कहीं बैंक के पास से जाके लोन ले लूं कि भाई मुझे अपनी मशीनरी खरीदने के लिए पैसा चाहिए तो तुम मुझे ये लोन प्रोवाइड कर दो। या फिर मैं और क्या कर सकती हूँ, या फिर मुझे लगेगा कि भाई मैं क्यों ना ये मशीनरी को रेंट पे ले लूँ। मतलब फॉर एग्जांपल अभी अगर मैं फिक्स एसेट के अंदर इन्वेस्टमेंट करती हूँ तो मुझे 50 लाख की इन्वेस्टमेंट लगती है, 50 लाख की इन्वेस्टमेंट मुझे लगती है। बट अगर यही सर्विसेज मैं क्या करती हूँ, लीज हायर परचेज जैसे एग्रीमेंट में आके, लीज होते हैं एक्चुअली, हायर परचेज नहीं, लीज वाले एग्रीमेंट में आके मुझे यहाँ 50 लाख की जगह अगर मुझे पर मंथ समझो मैं यहाँ का कॉस्ट कम ले रही हूँ, मुझे समझो यहाँ 50,000 ही पे करने पड़ रहे हैं पर मंथ, तो मुझे अभी क्या लगेगा, अच्छा अगर बिजनेसमैन होगा तो वो यही सोचेगा कि मुझे अभी लीज का ऑप्शन चूज करना चाहिए, क्योंकि अगर मेरे 50 लाख में से अभी तो 50 के ही मेरे लीज के ऊपर जा रहे हैं, मतलब जो मैं असेट मतलब लीज पे लेने वाला हूँ मशीनरी वो, तो मेरे पास 49.5 लाख रुपीस जो है वो मेरे पास अभी हाथ में है। ये इस पैसे को मैं प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर लगाऊंगी तो कहीं ना कहीं मेरे बिजनेस की प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू हो जाएगी। प्रोडक्शन प्रोसेस शुरू होगी तो आगे फिर फिनिश गुड्स जो होगा वो सेल किया जाएगा, सेल होने से हमारे पास रेवेन्यू आएगी और रेवेन्यू के अंदर हमारा कहीं ना कहीं ये कॉस्ट भी रिकवर हो जाएगा।
तो ऐसे इस तरीके से सोच, मतलब इस तरीके से बिजनेसमैन सोचते हैं और फिर वो चूज कर दे कि भाई हमें लीज वाला ऑप्शन लेना चाहिए कि नहीं। बट जरूरी नहीं है कि हमेशा ये लीज ऑप्शन हमें फायदेमंद हो, क्योंकि अगर हमें असेट समझो फिक्स असेट परचेज करना है और हम फिक्स असेट को एक बार परचेज करें उसके बाद वो हमें फिक्स कॉस्ट जो है लीज की वो कॉस्ट भी बियर नहीं करनी पड़ेगी, तो वहाँ उस केस के अंदर लीज ऑप्शन बेनिफिशियल ना भी हो, बट ये दोनों ऑप्शन हमें इवेल्युएट करनी पड़ेगी, उसके अकॉर्डिंगली हमारा जो फाइनल कंक्लूजन होगा वो हम देने वाले हैं। तो अभी फिक्स असेट के अंदर जो मैंने एग्जाम्पल दिया था उसके अंदर कि भाई मेरे पास पैसे नहीं है इतने कि मैं फिक्स असेट खरीदूँ, तो मैं लीज के ऊपर उस असेट को ले सकती हूँ। अब लीज एजेंसी कुछ फोकट की सर्विसेज तो प्रोवाइड करने नहीं वाली, वो भी ऑब्वियसली कमीशन वो कुछ भी है अपना वो चार्ज करेगी। तो एक्चुअली लीज एजेंसी जो कमीशन नहीं वो इंटरेस्ट चार्ज करती है। तो हमारा इस चैप्टर के अंदर क्या स्कोप रहेगा वो डिस्कस करना जरूरी है। एक मिनट है। तो यहाँ क्या होने वाला है, बिजनेसेस जो है वो लीज के ऊपर नॉर्मली एसेट लेना प्रेफर करते हैं अगर वो बेनिफिशियल है तो आपको सम इसके अंदर क्या देखने मिलेंगे। सबसे पहले तो लीज का ना मीनिंग देखना बहुत इंपॉर्टेंट है कि लीज के अंदर किस तरीके से कितने टाइप की लीज होते हैं। ये लीज है, इसका कोई दो टाइप देखने मिलेगी, एक होता है ऑपरेटिंग लीज और दूसरा होगा मेरा कौन सा, फाइनेंस लीज। यानी एक कंफ्यूजन चलता रहता है, नॉर्मली प्रोफेसर्स भी इसके अंदर गलती कर देते हैं। लाइक वो क्या बताते हैं, ऑपरेटिंग लीज मतलब क्या आप कोई प्लांट एंड मशीनरी के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं उसको ऑपरेटिंग लीज बोलते हैं, और फाइनेंस लीज का मतलब आप लैंड एंड बिल्डिंग के अंदर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसको फाइनेंस लीज बोलते हैं। गलत है, एकदम गलत है। ऐसा कोई इसका कंसेप्ट ही नहीं है कि आप प्लांट एंड मशीनरी के अंदर ऑपरेटिंग कॉस्ट और फाइनेंस लीज के लिए या तो इसके अंदर कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मतलब इसका लॉजिक देखो लगा उनका भी कहीं ना कहीं वो किस वे में बोल रहे पता है। ऑपरेटिंग मतलब क्या, ऑपरेटिंग एक्टिविटी, तो ऑपरेटिंग एक्टिविटी के अंदर क्या आएगा, ऑब्वियसली प्लांट एंड मशीनरी आएगा। और फाइनेंस लीज मतलब क्या, वो समझे कैपिटल इन्वेस्टमेंट करेंगे फाइनेंस का यूज करके, तो फिर वहाँ तो क्या लैंड एंड बिल्डिंग जैसे कैपिटल एसेट जो परमानेंट नेचर हो गए नॉर्मली बहुत शॉर्ट टर्म मतलब लॉन्गर टाइम के लिए, तो वो बोलते हैं कि यहाँ फाइनेंस लीज होता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। तो फाइनेंस लीज का क्लियर कट मतलब क्या है, फाइनेंस लीज का मतलब क्या, ये लिख लेना प्लीज, ये लिख लेना। फाइनेंस लीज का मतलब ऐसा है आपने जो असेट परचेज किया है, जो असेट आपने परचेज किया है, फॉर एग्जांपल अभी मैंने क्या लिया है, अभी मैंने एक मशीन लिया है, मैं दो मशीन का एग्जांपल ही लूंगी। एंड ये जो कंसेप्ट है ना कि यहाँ ऑपरेटिंग लीज के अंदर सिर्फ प्लांट एंड मशीनरी और इसके अंदर लैंड एंड बिल्डिंग, वो इस एग्जाम्पल के साथ अच्छे से समझ जाएगा कि क्या क्या लॉजिक है एक्चुअली। यहाँ मैंने मशीनरी 1 ली है, ये मेरी M1 है मशीनरी 1, और यहाँ मैंने मशीनरी 2 ली है। अब देखो यहाँ मेरा एग्रीमेंट जो है वो, यहाँ मेरा एग्रीमेंट जो है वो मैं ये मशीनरी ले रही हूँ फॉर एग्जांपल 10 इयर्स के लिए लीज पे, 10 इयर्स के लिए मैं लीज पे ले रही हूँ। यहाँ की मेरी मशीनरी है वो मैं ले रही हूँ 30 इयर्स के लिए लीज पे। कितने साल के लिए, 30 इयर्स के लिए। नॉर्मली अगर आप देखने जाओगे तो लैंड का एग्रीमेंट जो होता है ना, तो पहले के ज़माने के लोग जो थे वो लीज करते थे फॉर 100 ईयर्स, फॉर मतलब 200 ईयर्स, फॉर 50 ईयर्स। तो वहाँ अगर आपको कोई फ्रेंड्स हो गए, आपके रिलेटिव्स हो गए, तो वहाँ आपको देखने मिलेगा कि वो कभी ना कभी ऐसे बातें करते देखने मिलते होंगे, अरे उस ज़मीन का भाव ना अभी 1 रुपीज़ पर मंथ है, मतलब उसको ही इतना लीज पे करना पड़ता है, क्योंकि वो कहीं ना कहीं बहुत सालों पहले ऐसा एग्रीमेंट हुआ है कि भाई लीज जो होती है नॉर्मली बहुत लंबे पीरियड के लिए लेते थे पहले वाले लोग। तो अभी जिन्होंने लिया अगर 100 साल पहला मतलब 100 साल या 50 ईयर्स पहले जो एग्रीमेंट किया होगा, तो उनको कहीं ना कहीं देखा जाए ना तो 1 रुपीज़ पर मंथ रेंट पे करते हैं। एंड मैंने तो ये देखा है, मेरे तो मतलब पड़ोसी है एक, तो वहाँ मैंने देखा था कि वो क्या बोल रहे थे, ये इतनी बड़ी ज़मीन तुझे देख रही है ना, वो मुझे सिर्फ और सिर्फ 1 रुपीज़ पर मंथ इसका रेंट पे करना पड़ता है। तो वो एग्रीमेंट बहुत पहले हुआ था और कहीं ना कहीं तब इतने पीपल एजुकेटेड नहीं थे, तो वैसा एग्रीमेंट पहले हुआ था। बट अभी तो यार मतलब 50,000 के अंदर फ्लैट मिलता है नॉर्मली रेंट के लिए भी। तो अब हमारा कंसेप्ट जो है वो हम वो एक्सप्लेन कर देते हैं कि यस, तो M1 एंड M2 तो मशीनरी है, ये मैंने 10 इयर्स के लिए ली है। और यहाँ मेरे एग्रीमेंट जो टर्म एंड एग्रीमेंट जो है वो ये है कि यहाँ जब मेरे 10 इयर्स खत्म हो जाएंगे उसके बाद ये जो है हमारी लीजिंग कंपनी जो होगी, लीज कंपनी जो है, और यहाँ मैं खुद मतलब कि बिजनेस या फर्म, इसने इसके पास से असेट लिया है, तो ये जब 10 इयर्स हो जाएंगे ना, जब बिजनेस के 10 इयर्स ओवर हो जाएंगे,
तो इसके बाद ये मशीनरी इसको वापस कर देगा, इसके बाद इसकी मशीनरी इसको वापस कर देगा। इसके अंदर ओनरशिप जो है वो मतलब लीज परचेज कंपनी के पास ही रहती है, तो अब लीजिंग कंपनी जो है वो उसको अपनी ओनरशिप मिल जाएगी एंड फर्म का एग्रीमेंट यहाँ खत्म हो जाता है। फर्म का उस मशीनरी के ऊपर से पोजीशन हट चुका है एंड ये लीज जो है वो रिडीमेबल होता है। आप ऑपरेटिंग लीज को बोल सकते हो रिडीमेबल आफ्टर सर्टन पीरियड ऑफ टाइम। बट अगर हम फाइनेंस लीज की बात की जाए ना, तो ये ऑब्वियसली 30 ईयर्स के लिए ले रहा है, ये बंदा 30 ईयर्स के लिए ये असेट ले रहा है। अब 30 ईयर्स के लिए ले रहा है तो काफ़ी देखा जाए तो सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ अमाउंट ऑफ टाइम यहाँ जो है वो इन्वॉल्व हुआ है। तो ये लीज कंपनी बोले कि इसको ऑप्शन देगी कि भाई देख, तू 30 ईयर्स के लिए मेरे पास से तूने ये असेट लीज पे लिया है, ये मेरा फर्म, तो मैं तुझे ऑप्शन देती हूँ कि अगर तुझे ये असेट, अगर तुझे ये मशीनरी अपने पास ही रखनी है ना, मतलब मुझे इसका तुझे टाइटल ट्रांसफर नहीं करना है ना, तो तू क्या कर, इस मशीनरी को मेरे पास से खरीद ले। अब जब ये 30 ईयर्स तक ऑब्वियसली ये बंदा लीज पे कर रहा है इस मशीनरी के ऊपर, तो समझो 50 के भी अगर वो पर मंथ पे कर रहा है तो 50 के इंटू आप 12 करो तो कितना एनुअल वो कितना कर रहा है, 6 लाख रुपीज़ वो पे कर रहा है। और 30 ईयर्स के अंदर वो 6 लाख पे करे तो कितनी बड़ी अमाउंट हो जाएगी, अराउंड लाइक 1,80,00,000 रुपीज़ वो अमाउंट इतना पे करने वाला है इस एग्रीमेंट के अंदर। तो ये लीज कंपनी क्या बोलेगी, तू भाई इतना अमाउंट, इतना पैसा तूने मुझे पे कर दिया है, 1,80,00,000। अब मैं तुझे ऑप्शन देता हूँ, तुझे थोड़ा सा अमाउंट और ज़्यादा देना होगा और मैं तुझे पूरा कर ट्रांसफर, इसका टाइटल ही ट्रांसफर कर दूंगी। तो वहाँ अब मतलब इस कंपनी के पास अभी ऑप्शन, मतलब ये फर्म के पास चॉइस है कि या तो वो असेट परचेज कर ले जो उसको लीजिंग कंपनी दे रही है, तो अगर वो ऑप्शन ये अवेल करती है तो फिर इसका टाइटल जो है, मतलब ये 30 ईयर्स की जो मशीनरी का टाइटल जो है वो कहीं ना कहीं हमारे इस फर्म के पास ही रहता है। मतलब यहाँ टाइटल जो है एट द एंड ऑफ द असेट, ये टाइटल ट्रांसफर ही नहीं करता है सामने वाली लीजिंग कंपनी का, और लीजिंग कंपनी भी कहीं ना कहीं बोलती है अब असेट तू ही रख ले। तो इसको हम बोलते हैं कौन सा, फाइनेंस लीज। फाइनेंस लीज का यही टर्म है कि आप असेट को यूज़ इतने अच्छे, मतलब इतना कर लेते हैं और सामने वाले बंदे को भी लगता है भाई इसने बहुत सारा मुझे अमाउंट पे कर दी, जिसकी वजह से मेरे असेट की परचेज कॉस्ट रिकवर हो रही है, प्रॉफिट भी अच्छा खासा मिल रहा है, तो अब मैं ज़्यादा मतलब प्रॉफिट ना देखते उस बंदे को असेट का टाइटल ट्रांसफर कर देता, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ स्पेसिफिक पर्पस मशीनरी होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम देखते हैं कि मोबाइल के अंदर कोई स्पेशल स्पेयर पार्ट्स प्रोड्यूस करने के लिए कोई मशीन चाहिए होगी, तो वो एक इंडस्ट्री को यूजफुल है, और वो समझो एक ऐसी इंडस्ट्री जो कि उसके कोई कॉपीराइट्स है उसके ऊपर, और वो जो फॉर्मूलाज है जो उस मशीनरी के अंदर ही वो प्रोड्यूस करती है, और वो स्पेयर पार्ट्स है वो कोई और दूसरी कंपनी बनाती भी नहीं होगी, ऐसे कोई यूनिक प्रोडक्ट्स होंगे, तो वो मशीनरी अगर मैं उस बंदे के पास से लेके किसी और को दूँ तो वो उसको कोई काम भी नहीं आएगी ना, क्योंकि वो उस मशीनरी का यूज सिर्फ इस बिजनेस के अंदर भी है, इस बिजनेस मतलब इस बिजनेसमैन को ही हो रहा है। तो वो स्पेसिफिक पर्पस मशीनरी है, वो मैं किसी और को अगर मैं लीज करूँ तो भी मुझे कोई फायदा नहीं मिलेगा, इससे अच्छा मैं ऑफर देता हूँ अच्छा खासा कि तुझे लेना है तो तू ले सकता है। तो जब एट द एंड ऑफ लीज पीरियड उसकी ओनरशिप भी ट्रांसफर हो जाती है, उसको हम बोलते हैं कौन सा, फाइनेंस लीज। उसको क्या बोलते हैं हम, फाइनेंस लीज। तो यही इस दोनों का डिफरेंस, आई होप सो आपको समझा होगा अच्छे से। अब हम हमारे सम्स के ऊपर आ जाते हैं, फाइनेंस लीज एंड ऑपरेटिंग लीज। यार बैठना था बट क्या करूं। अभी हम फैक्टरिंग ओके सम्स के अंदर की जो डेफिनेशन होगी, सम्स के ऊपर जाने से पहले एक थोड़ी स्टोरी बनानी जरूरी है, क्योंकि सम के अंदर 2 सम्स कराऊंगी और 2 सम्स के अंदर दोनों सेम पैटर्न सेम रहेगी। यहाँ क्या होगा, आपका एक बिजनेस है, इस बार ना बिजनेस अच्छा बनाते हैं, ये मेरा बिजनेस है। अब बिजनेस के अंदर क्या होता है कि अब मुझे मशीनरी परचेज करनी है, तो मेरे पास तो 2 ऑप्शन है, या तो मैं ये परचेज कर लूं या मैं ये क्या करूं, लीज पे ले लूं, राइट। अब परचेज करोगे ना तो आपको कहीं ना कहीं लोन लेने की जरूरत पड़ेगी। परचेज करोगे तो आपको लोन लेने की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि ऑब्वियसली इतना पैसा आप थोड़ी रखोगे, एंड रख भी रहे हो तो मतलब क्या मतलब फिर तो हो जाएगा ना कि ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हो, तभी तो इतना कैश आपके पास है। क्योंकि देखो 10 लाख तक ठीक है, मतलब जैसा बोल रहे हो, मतलब इंडिया है तो ऑब्वियसली थोड़ा बहुत पैसा तो छुपा के रखते ही हर कोई,
एंड बड़े बड़े बिजनेसमैन के लिए 10 लाख रुपीज़ कोई बड़ी नहीं होती है, तो इतना तो उनके पास से ब्लैक में निकल ही जाता है। बट बहुत सारा आप सब 1 करोड़ 2 करोड़ रुपीज़ आपके इन्वॉल्व है, तो ऑब्वियसली वहाँ आप क्रेडिट ही लोगे ना, आप लोन ही लोगे, तो आपको लोन लेना पड़ेगा इस मशीनरी के अंदर से। तो आप बैंक एजेंसी के पास जाओगे एंड यहाँ आप उस लोन लोगे वहाँ मतलब उस बैंक के पास है, या फिर मतलब जो भी आपका फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वहाँ उससे लोन लेके आप आगे वो असेट परचेज करोगे, और वहाँ परचेज करते समय आपको EMI पे करनी पड़ेगी। मतलब हायर परचेज का एग्रीमेंट, अब हायर परचेज का पिक्चर मतलब यहाँ कंसेप्ट पिक्चर में आता है कि आप हायर परचेज पे वो असेट ले रहे हो, आपको EMI पे करनी पड़ेगी। अब EMI पे करने के लिए EMI के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो प्रिंसिपल अमाउंट नहीं होगी, EMI के अंदर ना 2 चीज़ें इंक्लूड होती है, एक तो आपका प्रिंसिपल अमाउंट प्लस जो इंटरेस्ट लगेगा आपके ऊपर उस इंस्टॉलमेंट के अंदर, तो वो ये दोनों अमाउंट आप EMI के अंदर इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट के अंदर आप पे करोगे। तो आपके पास ये ऑप्शन रहेगा कि आप असेट परचेज करो, उसके लिए लोन लो बैंक के पास से, बैंक आपके ऊपर कोई EMI चार्ज करेगी, उस EMI की आपकी प्रेजेंट वैल्यू निकालनी होगी आपके सम के अंदर, ताकि आपको पता चलेगा कि आज मेरे पास से कितना कैश आउटफ्लो हो रहा है। सेकंड ऑप्शन ये है कि आप लीज पे ले लो, असेट को क्या करो लीज पे ले लो। तो यहाँ लीज का एग्रीमेंट जो होगा वो भी कुछ बोल लेगी, भाई ये समझो 14 लाख उसकी वैल्यू है असेट की, तो लीज पे लेना है, तो मैं आपको क्या करूँगा 5% आपका इंटरेस्ट चार्ज करोगे, उसके अकॉर्डिंगली मैं आपको लीज पे दे दूंगा फॉर 10 ईयर्स। तो आपको 5 ईयर्स के मतलब फॉर 10 ईयर्स लिया तो आपको 5% का प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर यहाँ लेना होगा, फिर वहाँ डिवाइड करोगे, दोनों का बेनिफिट देखोगे, कॉस्ट देखोगे, जहाँ कॉस्ट कम होगी वो ऑप्शन चूज कर लेंगे। तो इस तरीके से ये एग्रीमेंट यहाँ होने वाला है ना। फटाफट सम के ऊपर ही आ जाए तो ज़्यादा अच्छे से समझेगा। यस, तो हम सम नंबर 3 देखते हैं। Lucky Limited is considering to acquire a machine costing rupees 20 lakh, life of machine at 10 years with no residual value, मतलब आपको कोई रेसिडुअल वैल्यू स्क्रैप वैल्यू नहीं मिलने वाली। अगर आप मशीन बेचते हो तो भी आपको कोई कुछ अमाउंट रियलाइज नहीं होने वाली है। टू परचेज अ मशीन बाय टेकिंग लोन रीपेएबल, मतलब आपको परचेज मतलब आप समझ रहे हो ना, यहाँ आप क्या कर रहे हो, आप लीजिंग एग्रीमेंट के अंदर एंटर नहीं हो रहे, आप असेट को परचेज करना चाहते हो, तो उसके लिए आपने लोन लिया है जो कि आपको 10 ईयर्स के अंदर पे करना होगा। उसके अंदर आपको इक्वल इंस्टॉलमेंट निकालनी होगी। रेट ऑफ इंटरेस्ट आपके ऊपर 16% चार्ज होने वाला है। मशीनरी विल बी डेप्रिशिएटेड बाय स्ट्रेट लाइन मेथड। ओके, तो मतलब SLM, जैसे कि आपको पता है WDV मेथड और SLM मेथड डेप्रिशिएशन के अंदर होती है, तो आपको SLM मेथड से चार्ज करना। अच्छी बात है WDV नहीं बोला है, क्योंकि WDV के अंदर बहुत ना झोल होता है, फिर आपको हर एक बार WDV कैलकुलेट करो, डेप्रिशिएशन चार्ज करो। इससे अच्छा SLM के अंदर एक बार चार्ज कर दिया डेप्रिशिएशन, तो आपको हर एक साल वो सेम अमाउंट ऑफ डेप्रिशिएशन मतलब चार्ज करना होता है। आप डेप्रिशिएशन चार्ज करोगे तो ऑब्वियसली टैक्स बेनिफिट भी तो मिलेगा ना, जैसे कि आपको पता होगा। अभी भी नहीं पता है तो प्लीज़ वीडियो देख लेना वो कैपिटल बजटिंग का, क्योंकि मैं आपको वापस से एक्सप्लेन नहीं करूँगी। मतलब आपको क्या मिलेगा यहाँ, डेप्रिशिएशन जो है वो कहीं ना कहीं नॉन कैश एक्सपेंडिचर है, तो वो आपको अपने बिजनेस के अंदर कंसीडर करना चाहिए, ताकि आपको नेट प्रॉफिट कम आए तो आपको क्या करना पड़ेगा, टैक्स कम पे करना पड़ेगा, और इसकी वजह से कहीं ना कहीं आपका टैक्स बेनिफिट मिल जाएगा ऑन डेप्रिशिएशन। तो वो हम देखेंगे। फिर मशीनरी to take machine on lease, a leasing company lessor requires asset to be completed amortized over useful life of asset, which yield him return of 10%. Such lease rental to payable at the end of the year. और ये जो लीज रेंटल है आपको हर एक साल और हर एक साल आपको एट द एंड ऑफ द ईयर लीज की अमाउंट जो है वो आपको पे करनी पड़ेगी। एप्लीकेबल रेट ऑफ टैक्स इज 80%, एंड एज अ फाइनेंशियल कंसल्टेंट एडवाइस अ कंपनी वेदर इट शुड बाय अ मशीन और इट शुड लीज द मशीन। यस, तो आपको ये इवैल्यूएशन करना है, तो आपको खुद को पहले तो फाइनेंशियल कंसल्टेंट समझना एंड उसके अकॉर्डिंगली प्रोसीड करते हैं। इवैल्यूएशन ऑफ लोन ऑप्शन, तो देखो मैं बुक का सोल्यूशन रिफर तो करूंगी, बट एक्चुअली देखा जाए तो बुक ने पूरा प्रॉपर सॉल्व किया है, बट जहाँ मैं अपने टर्म से जो भी लिख रही हूँ ना वो आप अपने बुक के अंदर भी लिखोगे। PDF प्रोवाइड कर दूंगी मैं ग्रुप के अंदर, बट जब मैं लिखा रही हूँ ना तब आप मेरे साथ लिखोगे वो, क्योंकि ये जितना दिख रहा है ना लोन ऑप्शन और इतना प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर ये सब कैलकुलेट करोगे ना, तो कहीं ना कहीं आपको क्वेश्चन के अंदर क्या पूछे वो रिक्वायरमेंट आप भूल जाओगे। तो वो ऐसा हमें नहीं करना है, हमें पहले तो क्या है कि क्वेश्चन को समझते हैं। तो ये लोन ऑप्शन है ना, इवैल्यूएशन लोन ऑप्शन, तो मतलब आप इतना लिखोगे यहाँ,
जब मैंने सॉल्व किया था तब मैंने लिखा था एक्चुअली। कुछ एक्सप्लेनेशन है, वो एक्सप्लेनेशन लिखना बहुत जरूरी है, तो वो एक्सप्लेनेशन यहाँ लिखोगे। इवेल्युएशन ऑफ लोन, देखो कंसेप्ट नया है हमारे लिए, तो हम अभी हम जितना एक्सप्लेनेशन लिख सकते हैं उतना लिखोगे तो चलेगा, क्योंकि बाद में मतलब गलती करना अफोर्ड नहीं कर सकते, अभी तो चलेगा। अभी तो हमारा क्या है, इनिशियल फेज है। तो यहाँ लिखोगे इंस्टेड ऑफ क्या लिखोगे, इंस्टेड ऑफ परचेजिंग, instead of leasing asset, instead of taking asset on lease, company है ना, yes, company has taken loan to buy the asset, मतलब कि जो आपकी मशीनरी है। तो इसी के लिए हम लोन ऑप्शन चेक कर रहे हैं, ये इतना ध्यान में रखना है। अब लोन इवैल्यूएशन जो है वो सबसे पहले इसका फॉर्मूला है कि इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट का आप कैसे कैलकुलेट करोगे। तो ये फॉर्मूला है, जो आप फॉर्मूला बुक बना रहे हो तो बहुत अच्छी बात है, उसके अंदर ये फॉर्मूला लिखना बहुत इंपॉर्टेंट है। एंड जब आप फॉर्मूला लिखोगे ना तो आप क्या परसेंटेज ये मत लिखना, आपका क्वेश्चन का जो परसेंटेज आपको दिया होगा वो लिख लेना। तो सबसे पहले तो इन्वेस्टमेंट कॉस्ट मतलब कि आपकी कॉस्ट कितनी है, जो मशीन आप परचेज करने वाले उसकी कॉस्ट क्या है। तो वो मेरी कॉस्ट कितनी है, 20 लाख रुपीज। कितनी है मेरी, 20 लाख रुपीज, यस। ये मैं सॉल्व करूँ तो भी चलता है, नहीं करूँ तो भी चलता है, क्योंकि आपको दिख ही रहा है मैं भी यही सेम सॉल्व करने वाली हूँ। तो ये 20 लाख की मेरी असेट की कॉस्ट है। अब देखो आपको प्रेजेंट एन्युटी फैक्टर एंड प्रेजेंट एंड इंटरेस्ट फैक्टर, प्रेजेंट देखो PVIF एंड PVAF मैंने पहले भी आपको एक्सप्लेन किया था कैपिटल बजटिंग के अंदर, अभी भी कर रही हूँ। ये मेरा ईयर 1 है, ईयर 2 है, ईयर 3 है, ईयर 4, ईयर 5। समझो यहाँ मुझे इंटरेस्ट मिल रहा है 10 रुपीज़, यहाँ मुझे 10 रुपीज़, यहाँ 10 रुपीज़, यहाँ 10 रुपीज़ है, 10 रुपीज़। बट ये फ्यूचर में मिलने वाले, अगर मैं आज अगर ईयर 0 की बात करूँ, ईयर 0 की मतलब आज की बात करूँ, तो इस ईयर एक साल बाद मिलने वाले इंटरेस्ट की मेरी आज की प्रेजेंट वैल्यू क्या है, मतलब ये सारी चीज़ें तो वो फ्यूचर वैल्यू पे चल रही है। बट आज मुझे एक साल बाद जो 10 रुपये मिलने वाले हैं उसकी वैल्यू क्या 10 रुपये ही होगी। ऑब्वियसली जैसे जैसे टाइम स्पेंड बढ़ता जाता है हमारे पैसे की वैल्यू जो होती है वो घटती रहती है, मतलब कि पैसे की वैल्यू डेप्रिशिएट होती है। तो करेंसी डेप्रिशिएट होती है तो वहाँ टाइम वैल्यू ऑफ मनी का कंसेप्ट ध्यान में आता है। तो यहाँ आपके 10 रुपये की कीमत अगर आज देखा जाए तो वहाँ कम ही होने वाली है फ्यूचर में देखा जाए। तो हमें जब हम क्या करते हैं, सिर्फ एक साल का हमें देखना होगा, मतलब मुझे अब मन हो रहा है कि मुझे जो ये 10 रुपये मिलने वाले हैं एट द एंड ऑफ ईयर 4 उसकी आज की वैल्यू क्या है ये मुझे निकालनी होगी। तब मैं प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इंटरेस्ट फैक्टर में ध्यान में लूंगी। जब मुझे कोई एक साल का फ्यूचर के कोई एक साल के इंटरेस्ट के बारे में देखना है, एक साल के कॉस्ट के बारे में देखना है और मैं उसको प्रेजेंट वैल्यू पे ला रही हूँ तो उसको बोलते हैं प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर। बट एन्युटी फैक्टर के अंदर क्या होता है, यहाँ मुझे 10 रुपये मिलने वाले, यहाँ 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये, यहाँ 10 रुपये और ये मेरा ईयर 0। मुझे अपनी आज की प्रेजेंट वैल्यू देखनी है कि भाई मुझे इस पूरे के 4 सालों के अंदर पूरे 4 सालों के अंदर कितना बेनिफिट हो रहा है, वो मुझे एक साथ चाहिए। तो एक साथ चाहिए तो फिर क्या करोगे, प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर निकालने की जगह आप निकालोगे यहाँ प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर। बहुत इंपॉर्टेंट है। आई डोंट थिंक सो ये लॉजिक किसी ने एक्सप्लेन किया होगा, क्योंकि नॉर्मली इतना एक्सपेक्ट करते हैं कि इतना तो आपको आना चाहिए कि प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर कब यूज होता है और प्रेजेंट वैल्यू एन्युटी फैक्टर कब यूज होता है। क्योंकि देखो लॉकडाउन के बाद ना कहीं सबका लेवल जो है वो एजुकेशन सिस्टम के अंदर बहुत
मतलब बहुत सारा लॉस हुआ है स्टूडेंट्स को, एंड स्पेशली जिसने अगर लॉकडाउन के अंदर सीरियसनेस नहीं दिखाई होगी तो आज तो ये सारे कंसेप्ट जो एफएम के कुछ नहीं समझते। मैं अगर मेरे क्लास के अंदर भी बात करूँ ना तो प्रोफेसर समझा के जाते, मतलब 50% स्टूडेंट को तो लगता है क्या बक रहे, क्या पढ़ा रहे, कुछ समझता नहीं है। बट देखो अब मेरा तो काम है कि मैं आपको पूरा का पूरा एक्सप्लेन करूँ, नहीं समझ में आ रहा है तो यार इतना तो एक्सप्लेन कर दिया, अब मैं एक्सपेक्ट करती हूँ कि अब आपको इतना आना चाहिए। तो इंटरेस्ट वैल्यू फैक्टर एंड एन्युटी फैक्टर ना बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखना। तो अब मैं जब इंटरेस्ट फैक्टर बोलूँगी तब आप वो कैलकुलेट करोगे, एन्युटी फैक्टर जब बोलूँगी वो, और इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करते हैं ऐसे वो भी बता देती हूँ क्योंकि पता ही है मुझे, मतलब आप कितना याद रखोगे। देखो प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर को कैलकुलेट करने के लिए 1 डिवाइडेड बाई 1.1, फर्स्ट जब मैं 2 ईयर्स लेती हूँ तो आपको क्या करना है, कैलकुलेटर पे लोगे 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 2 बार प्रेस करोगे, 2 ईयर्स का लेना है ना, तो मेरा आंसर आएगा 0.826। और अगर मुझे यही बोलते कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एन्युटी फैक्टर फॉर 2 ईयर्स, तो यहाँ आपको और कुछ नहीं जीटी फंक्शन का यूज़ करना होगा। मतलब कि आप क्या करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.1 इक्वल टू 2 बार प्रेस करो, तो यही आंसर आ रहा है। और उसको जीटी फंक्शन दबा दो तो आपको दोनों ईयर का प्लस होके मिल जाएगा। या फिर आप ऐसे भी कर सकते हो, ईयर 1 ईयर 2, ईयर 1 का आपका आएगा 0.909 एंड प्लस 826, ये जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया इसको प्लस करो। यस तो अब दोनों का अमाउंट एक ही है। मैंने आपको ट्रिक भी बता दी है ना, अगर आपको डिटेल में करना तो वो भी आप कर सकते हो। हमारे ऑप्शन के ऊपर आ जाता है तो सबसे पहले ना हमने ये इतना निकाल दिया है। तो अब इन्वेस्टमेंट जो थी मुझे 20 लाख रुपीज़ की इन्वेस्टमेंट करनी थी, मुझे 10 ईयर्स के बाद असेट को वापस भी देना है, और असेट को देना नहीं एक्चुअली मुझे 10 ईयर्स के अंदर ये लोन रीपे करना है और मुझे 16% का इंटरेस्ट लगने वाला है। तो अब मुझे वो जो 20 लाख की जो कॉस्ट मैंने जितना अमाउंट ऑफ लोन लिया जो मैं फ्यूचर में जाके रीपे करने वाली हूँ, उसकी मुझे अब आज करंट की उसकी प्रेजेंट वैल्यू क्या है वो मुझे निकालनी है। तो वो इसके लिए आप क्या करोगे, 1.1 डिवाइडेड बाई 16 फॉर 10 ईयर्स, प्लस आप यहाँ प्लस नहीं एक्चुअली यहाँ जीटी फंक्शन यूज करोगे। कैसे करोगे, 1 डिवाइडेड बाई 1.16 10 टाइम्स इक्वल टू प्रेस करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो मेरा आया है 0.2268 समथिंग लाइक दैट। अब उसको जीटी फंक्शन दबा दो तो परफेक्ट आ रहा है 4.83322, तो उसको ही मतलब ये आ रहा है मेरा आंसर। अब 3 डेसिमल तक ही हम काउंट करते हैं, एफएम के अंदर ये रूल है कि आपको 3 डेसिमल तक ही काउंट करना है, तो ऑब्वियसली हमने 3 डेसिमल ही काउंट करेंगे हम यहाँ। और इस तरीके से एनुअली मेरा जितना कैश फ्लो हो रहा है वो आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब एनुअली कितना कैश फ्लो हो रहा है वो आपको मिल जाएगी। मुझे हर एक साल 4,13,822 रुपीज़ का मुझे इक्वल मंथली इंस्टॉलमेंट हर एक साल पे करना होगा, जिसके अंदर इंटरेस्ट अमाउंट भी इंक्लूड होगी, प्रिंसिपल अमाउंट भी इंक्लूड होने वाली है। मतलब यहाँ तगड़ा वो एक तो लोन का क्या कर रहे हैं, इंटरेस्ट बहुत अच्छा चार्ज कर रहे हैं बैंक वाले, कितना 16% आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज कर रहे हैं। तो ऑब्वियसली ये 4 लाख की अमाउंट कोई बड़ी नहीं है। अब आपको इंस्टॉलमेंट की अमाउंट जो मिल गई ना यहाँ से, ये 4,13,822। अब ये इंस्टॉलमेंट आप 10 ईयर्स तक पे करने वाले, तो इसको 10 ईयर्स तक आप लिख लोगे। अब आपको प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढनी होगी। प्रिंसिपल अमाउंट ढूंढने के लिए इंपॉर्टेंट 1 मिनट शायद 1 नोट, ये चल क्यों नहीं रहा है अभी। ओके चलो यार, ये रब आउट तो नहीं हो रहा है, तो जैसे वैसे चलाते हैं। सबसे पहले यहाँ क्या करोगे, बैलेंस अमाउंट सबसे पहले निकलेगी। देखो यहाँ 10 ईयर का है, मैं 10 ईयर्स तक तो आपको नहीं कराऊंगा, मैं सिर्फ 2-3 साल का कैलकुलेट करके देती हूँ, बाकी का आप करते रहना।
ईयर 1 इंस्टॉल